लैब में जब स्टूडेंट्स के हाथ में थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड टच हो जाता है तो येलो रंग के कुछ स्टेन्स, कुछ ब्लिस्टर्स हाथ में रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो आइए ऐसी ही अनेक प्रॉपर्टीज के बारे में, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कलर, यस आप जानते ही हैं कि प्योर नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है और लैब में प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड अर्थात कमर्शियल नाइट्रिक एसिड, यस वो स्लाइटली येलो होता है। स्लाइटली येलो, यस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक रेडिश ब्राउन गैस होती है। आता है फिर इसकी स्मेल कैसी होती है? तो उसकी स्मेल सफोकेटिंग होती है। इसका मतलब है आप बहुत देर तक क्या कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड में यस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सफोकेट कर जाएंगे, सांस आपकी घुट जाएगी। ओडर, स्मेल के बाद इसका टेस्ट। तो सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट कैसा है? ऑब्वियस बात है, हर एसिड का टेस्ट सोर होता है, तो एसिडिक टेस्ट है, सोर टेस्ट है। और क्या खास बात है इसका नेचर, ये एक हाइग्रोस्कोपिक एसिड है और एयर में आते ही, यस ओपन एयर में आते ही ये फ्यूम्स कर जाता है, अर्थात वोलेटाइल नेचर का है। रूम टेम्परेचर में ही अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर लेता है और उड़ जाता है। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, यस नाइट्रिक एसिड की बोतल को स्टॉपर्ड करना चाहिए। हमेशा ऊपर से क्या करना चाहिए, एयर टाइट जार में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कहीं लैब में अपने नाइट्रिक एसिड का जार ओपन रख दिया तो अगले दिन आप आएंगे तो नाइट्रिक एसिड आपको बहुत गायब मिलेगी। यस लेवल उसका डाउन हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर में ही क्या हो जाती है, वो फ्यूम्स बन जाती है, वेपर बन के उड़ जाती है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल नेचर। यस नाइट्रिक एसिड मैंने कहा अगर स्किन पे टच कर जाए, हमारे स्किन पे छुआ जाए, तो वो हमारे स्किन के प्रोटीन से रिएक्ट कर जाती है और येलो कलर का स्टेन्स फॉर्म करती है। और वो येलो रंग का स्टेन्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज़ेंथोप्रोटिक एसिड। यस ज़ेंथोप्रोटिक एसिड हमारे स्किन के साथ वो फॉर्म कर देती है, इसीलिए येलो रंग के क्या करते हैं, स्टेन्स दिखाई देते हैं हमारे अंगुलियों में। आता है अब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नाइट्रिक एसिड एक अनस्टेबल गैस है, एक स्टेबल गैस नहीं है। इवन रूम टेम्परेचर पे मैंने बताया सनलाइट के भी प्रेजेंस में क्या हो सकता है, वो डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन पैदा कर देती है। इसीलिए जब इसको स्टोर करना होता है तो लैब में आपकी जो टीचर्स हैं, यस एक अलमीरा में स्टोर करती हैं और उसमें भी कलर्ड बॉटल्स के अंदर स्टोर करती हैं, ताकि ये क्या हो जाए, सेल्फ डिकम्पोज ना हो जाए। तो इट इज स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल्स, ठीक है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में भी क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। बहुत ही अनस्टेबल टाइप का ये एसिड है। नेक्स्ट, ये एक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक, यस द एसिड विच ऑन आयनाइजेशन फॉर्म्स वन हाइड्रोक्सिल आयंस इज कॉल्ड एज अ मोनोबेसिक एसिड। जब इसको आयनाइज करेंगे तो ये H+ और NO3- आयंस जनरेट करेगा, जो कि इसको स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड बनाता है। यस हर एसिड की तरह ऑल एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म यस आज का मेरा क्वेश्चन आपके साथ यही है, व्हाट इज द यस रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस कॉल्ड। आप जानते हैं? यस अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या है मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिएक्शन विद एन एसिड एंड बेस कॉल्ड। तो जब ये अल्कली से, जो कि सॉल्युबल बेसिस होते हैं, से जब रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर ओनली। यस मुझे मालूम था, आपको मालूम है, बस आपको मैं यस ये चेक करना चाहता हूं आप अपने लेसन्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं। अगर और एसिड्स की तरह इसमें भी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं कि ये जब किसी कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है या किसी बाइकार्बोनेट, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कहते हैं, उनके साथ रिएक्ट करता है, तब ये उनकी सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एग्जाम्पल लाइक नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हो गया ना कार्बोनेट। तो जैसे ही नाइट्रिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सोडियम नाइट्रेट की सॉल्ट फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। क्या आप जानते हैं कि जो लैब में प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड होता है वो सिर्फ 68% तक कॉन्सेंट्रेट होता है। यस इसका मतलब 32% उसमें क्या है, पानी है। यस अब हम इसे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, हम इसे
98%, 100% तक क्या करना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है कैसे कर सकते हैं इस एसिड को? क्या कहा आपने? हीट करके, है ना? हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर बॉईल हो जाएगा। करेक्ट, बट आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। यस, नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड बियॉन्ड 68% ऑन हीटिंग। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या मैंने वर्ड यूज किया है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। नाइट्रिक एसिड जो है वो अगर 121 डिग्री तक, यस 121 डिग्री तक अगर हीट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड और वाटर दोनों ही फ्यूम्स बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। तो नतीजा क्या होगा? अब वो आप उसके बियॉन्ड क्या करेंगे? 121 डिग्री के बियॉन्ड अगर हीट करेंगे तो आपका एसिड फर्दर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। सो इट कॉन्सेंट्रेट्स अप टू 121 डिग्री। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है, ये पूछना चाह रहे हैं। यस, इट इज अ टेम्परेचर एट विच द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ इवेपोरेट्स। तो 121 डिग्री पर आने के बाद नाइट्रिक एसिड, क्योंकि पहले ही बताया था एक अनस्टेबल एसिड है, यूजुअली इसका बॉइलिंग पॉइंट 86 डिग्री है, बट पानी में मिक्स हो जाने के बाद यस कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर इसका है 121 डिग्री। और 121 डिग्री में क्या होगा? नाइट्रिक एसिड भी इवेपोरेट कर जाएगा, वाटर भी इवेपोरेट कर जाएगा। आप उसके बियॉन्ड 68% के बियॉन्ड उसे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहां तक? और नोट्स भी चाहिए आपको तो यस, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप यस नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करने से क्यों घबराना, लाइक करो, कमेंट करो और सर को बताओ कि आपको समझ में आ रहा है और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब भी जरूर देना है। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर आंसर्स। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर के जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, वो गोल्ड के क्यों नहीं है? क्या कहा आपने? गोल्ड बहुत महंगा है। हाँ, बट क्यों ये कैल्शियम के नहीं है, मैग्नीशियम के क्यों नहीं बने हैं? क्या कहा आपने? बहुत रिएक्टिव है। यस, तो हम लोग घर के यूटेंसिल्स एल्युमिनियम के यूज कर रहे हैं, आयरन के यूज कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? तो आइए इसका जवाब मिलेगा इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में। आपके घर में जो एल्युमिनियम की जो प्रेशर कुकर है, एल्युमिनियम की जो कढ़ाई है, देखा है आपने? आपके घर में जिसमें मम्मी पूड़ी तल रही है वो कढ़ाई एल्युमिनियम की है, और जो प्रेशर कुकर है जिसमें चावल बन रहा है, दाल बन रही है, वो एल्युमिनियम का है। तो आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? उसमें ही क्यों बनाती है मम्मी? तो लॉजिक बहुत सिंपल है। एल्युमिनियम, आयरन, ये एक ऐसे यस मेटल्स हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। यस, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। प्लस जब ये एनवायरनमेंट में यस रिफाइन होकर, प्योर होकर आ जाते हैं और ये अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन की लेयर फॉर्म कर देते हैं। ठीक सुना, ये एक सेल्फ ऑक्सीडाइज करने वाले मेटल्स होते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर, यस एक थिन सी लेयर फॉर्म कर देता है अपने ऊपर से। इसीलिए जब आप देखेंगे, जब नया नया एल्युमिनियम का बर्तन कोई आता है, थोड़ा शाइन करता है, थोड़ा सिल्वर जैसा दिखता है, बट बाद में उसकी शाइन क्या हो जाती है? एक जैसी ही रहती है, और फिर वो सालों साल उसी रूप में पड़ा रहता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके जो घर में प्रेशर कुकर है या कढ़ाई है जिसमें मम्मी खाना बना रही है, वो कई सालों से वैसी ही दिख रही है आपको, आप देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा है। तो जस्ट बिकॉज ये एक सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं अपने ऊपर, एक ऑक्सीडाइजेशन की लेयर, यस एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन रस्ट की, यस एक आयरन ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर बना देते हैं, जिसके बाद वो फर्दर डैमेज नहीं होते हैं। अब उसके बाद कोई फर्दर कंपाउंड उसमें अगर डाला जाए, रिएक्ट करने की कोशिश की जाए, तो फर्दर रिएक्ट भी इजीली नहीं करते हैं। इसीलिए एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाने से आपको हार्म नहीं पहुंचता है। आपके शरीर में, आपके खाने में एल्युमिनियम आपके शरीर में नहीं जाएगा। समझ गए ना क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम ने अपने आप को क्या कर दिया है? एक सेल्फ प्रोटेक्टिंग लेयर बना दी है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 की। तो नाइट्रिक एसिड, यस नाइट्रिक एसिड में इसमें क्या रोल है? तो नाइट्रिक एसिड एक अकेला एसिड है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। यस, ये मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है,
ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सबको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। आइए जानते हैं इसमें ये प्रॉपर्टी कैसे आई। आपको मालूम है ये प्रॉपर्टी कैसे आई? चलिए आइए समझते हैं। तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस मेटल, नॉन मेटल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यस, सबको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, सब में ऑक्सीजन ऐड कर देता है, सबको ये ऑक्सीजन दे देता है। क्यों? बिकॉज इट हैज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्यों? बिकॉज ऑफ द नेसेंट ऑक्सीजन। क्या फॉर्म करता है ये? नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है जब ये डिकम्पोज हो जाता है। नाइट्रिक एसिड ओ, यस, नेसेंट ऑक्सीजन सिर्फ ओ पार्टिकल प्रोड्यूस करता है जो कि एक अनस्टेबल पार्टिकल होता है, और यही हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में। एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए मैंने ये रिएक्शन आपके लिए लिखा है। इसको आप यस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर तैयार करेंगे। जैसे कि कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, यस, कार्बन को ये ऑक्सीडाइज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। आइए देखते हैं रिएक्शन। कार्बन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखा, कार्बन को उसने क्या कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया ना। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आती है आपको? यस, एडिंग ऑक्सीजन और रिमूविंग हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। याद है ना? तो आपने क्या कर दिया? कार्बन में ऑक्सीजन ऐड कर दिया। देखा, आपके प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, तो कार्बन को ये ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर प्रोड्यूस करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से कार्बन गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? और सल्फर से भी देखते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं। इस नॉन के साथ क्या करता है वो? तो सल्फर के साथ जब नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है यू कैन प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। यस, एक वोलेटाइल एसिड से आप एक नॉन वोलेटाइल एसिड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन एक तरह से इस तरह से भी काम आ सकता है कि हाउ कैन यू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग नाइट्रिक एसिड। क्या करना है? बस आपको सल्फर से रिएक्ट कर देना है। यहां सल्फर ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जा रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड बन जा रहा है, और वाटर और अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। गॉट इट? क्या नाइट्रिक एसिड सिर्फ नॉन के साथ रिएक्ट करता है, उन्हीं को ऑक्सीडाइज करता है? नहीं 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 नहीं, नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स के साथ मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। बट जब मेटल को ऑक्सीडाइज करता है तो उस डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर क्या है, क्या वो डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसी के हिसाब से उसका प्रोडक्ट भी चेंज कर देता है। आइए समझते हैं। कॉपर के साथ अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट के रूप में सॉल्ट प्रोड्यूस होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। पर यही इसी कॉपर के साथ अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। कॉपर नाइट्रेट सेम, वाटर सेम, पर नाइट्रिक एसिड इस बार नहीं बनेगा। क्या बनेगा इस बार? यस, इस बार नाइट्रिक ऑक्साइड न बन के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब इसने फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया। यस, नाइट्रिक ऑक्साइड को फर्दर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। अब आता है, क्या आपने अपने घर में कढ़ाई, प्रेशर कुकर और तवा ध्यान से देखा है? यस, कढ़ाई या प्रेशर कुकर जो होता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। तवा जो होता है आपके घर का, यस, तवा है ना, जिसपे मम्मियाँ रोटी बना रही होती है, वो आयरन का बना होता है। तो क्यों उसको यूज करते हैं? क्यों एल्युमिनियम को यूज करते हैं, क्यों आयरन को यूज करते हैं? तो एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर, एल्युमिनियम की कढ़ाई, क्योंकि एल्युमिनियम अपने ऊपर एक ऑक्सीडेशन करके, यस, सेल्फ ऑक्सीडाइज करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, और प्रोटेक्टिव लेयर होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 की। और जब ये अपने ऊपर एक सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, उसके बाद ये फर्दर क्या करते हैं? किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब आप उसमें वाटर डालिए, कोई और एसिड डालिए, फर्दर ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल नहीं होता है। तो ये पैसिव बन जाते हैं, इनर्ट बन जाते हैं। क्या यही इफेक्ट नाइट्रिक एसिड से नहीं होता है? होता है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? पैसिविटी। आइए समझते हैं। आयरन, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, यस, ये चारों मेटल्स क्या हो जाते हैं? पैसिव हो जाते हैं ऑन रिएक्टिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है कि इनके ऊपर एक मेटल की ऑक्सीडेशन लेयर बना करता है, अर्थात इनके खुद के मेटेलिक ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है ऊपर से, जो इसे फर्दर रिएक्शन करने से रोकती है। नतीजा, आप इसमें कढ़ाई में मैंने कहा पूरी तलिए, चावल बनाइए, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना,
क्योंकि वो उस ऑयल से, उस वस्तु से क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब आपका खाना सेफ है। इसका मतलब मम्मी ने जो एल्युमिनियम के कढ़ाई में या एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर में चावल बनाया, पूड़ियाँ तली, वो आपके खाने के लिए सेफ है। क्यों सेफ है, समझ गया ना? क्योंकि अब वो एल्युमिनियम आपके खाने में नहीं जाएगा, आपके फूड पार्टिकल्स में नहीं आएगा, नतीजा आपके पेट में नहीं जाएगा। तो वो खुद को अपने ऊपर क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है और सालों साल तक वैसा ही पड़ा रहता है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब नया नया प्रेशर कुकर आया था या नई नई जब कढ़ाई आई थी तो थोड़ा शाइन कर रही थी, है ना? बट अब उसकी शाइन उतनी तेज नहीं है। यस, शाइन हल्का फुल्का होगा, बस वो जो लस्टर है, मेटेरियल लस्टर है, वो अब पहले से कम हो गया है। इसीलिए कम हो गया है क्योंकि उसने अपने ऊपर एक क्या कर दिया है, सेल्फ ऑक्सीडेशन की लेयर बना दी है। यही चीज मैंने कहा नाइट्रिक एसिड के साथ होती है। नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी उसके लिए इसलिए है क्योंकि उसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन है और वो एक मोनोबेसिक एसिड है। नतीजा वो उनको ऑक्सीडाइज करके उनके ऊपर एक मेटल की परत चढ़ा देता है, एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ा देता है। ठीक है, तो इसीलिए वो पैसिव बन जाते हैं। तो क्या पैसिविटी में क्या होता है, मैंने बताया, फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। क्या पैसिविटी कभी नहीं जाएगी? क्या इसको हटाया नहीं जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, दिस कैन बी रिमूव। पैसिविटी को रिमूव करने के दो तरीके हैं, है ना? पहला तरीका क्या है, पैसिविटी कैन बी रिमूव्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर, हाँ, बालू कागज। बालू कागज जानते हैं आप? जो दीवार जब पेंट हो रही होती है आपके घर में तो पहले आपके पेंट को हटाया जाता है ना? जिस पेपर से हटाते हैं, जिसमें आप देखेंगे रफ रफ सा पेपर होता है ना, उसका नाम बालू कागज है, सैंड पेपर है। तो उससे मेटल की सरफेस को रब करेंगे तो भी मेटल का क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को, ये मेटल के ऊपर की ऑक्सीडेशन लेयर को हटा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है, बाय रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, मेटल के ऑक्सीजन को, मेटल के ऑक्साइड्स को रिमूव कर देगा। इस तरह से मेटल की पैसिविटी भी दूर की जा सकती है। पर कभी आपने सोचा है कि आपके घर की कढ़ाई, आपके घर का तवा, आपके घर का प्रेशर कुकर नीचे से इतना काला क्यों हो जाता है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं वो इतना ब्लैक क्यों हो जाता है। क्योंकि जो हम घर में गैस यूज कर रहे हैं उसमें हाइड्रोकार्बन है, अर्थात कार्बन आगे जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो वाटर के रूप में क्या होती है, निकल जाती है। बट जब ये ब्लू फ्लेम देता है, अर्थात जब नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है, तब तक क्या होता है, हीटिंग बहुत प्रॉपर करता है और खाना जल्दी और समय पे पक जाता है। पर जब येलो फ्लेम निकलती है, कभी आप घर में अपने गैस में, चूल्हे में देखें येलो फ्लेम निकल रही है, तो समझ जाइए कि इसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है। यही अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आपके प्रेशर कुकर, आपकी कढ़ाई के नीचे चिपक जाते हैं। अनबर्न्ड पार्टिकल कार्बन पार्टिकल होते हैं और यही ब्लैक कलर आपके कढ़ाई को, आपके प्रेशर कुकर को देते हैं। और आपके घर में जो शांता बाई आती है, उसकी बड़ी मुसीबत हो जाती है क्योंकि उसको बहुत रगड़ रगड़ करके क्या करना होता है, उसको साफ करना होता है ना? उसके पास स्क्रबर होता है जिससे वो साफ करती है ना? डिटर्जेंट और सबर लगा के बहुत मुश्किल से उसको साफ करती है। तो वो कार्बन पार्टिकल है जिससे उसे रिमूव करना होता है। तो अपनी भाषा में, आसान भाषा में केमिस्ट्री समझने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सर तरुण रूपानी। क्या आपको कोई और टॉपिक भी समझना है? फिजिक्स में समझना है, हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में, मैथ्स में, बायोलॉजी में? बस क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखिए और लिखिए बाय सर तरुण रूपानी। एग्जाम्पल, टोपो शीट समझना है? तो आप क्या करेंगे, टाइप करिए टोपो शीट्स बाय सर तरुण रूपानी एंड आई एम श्योर यू विल गेट वीडियोज ऑन इट। नर्सरी वीडियोस देखिए, साथ में नोट्स बनाइए और मुझे इससे नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहें और डायरेक्टली क्या करें, इस ग्रुप को ज्वाइन कर जाएं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इफ एनीवे। आपके बोर्ड्स बहुत नज़दीक हैं तो न सिर्फ खुद भी देखिए बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए इस चैनल को, सर तरुण रूपानी को ज्वाइन करें। और किसी भी चैप्टर के लिए, आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th के किसी भी चैप्टर के लिए आप क्या करना है, बस उस चैप्टर का नाम लिखना है। आपको हिस्ट्री में समझना है फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। बस क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखो, लिखो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट बाय सर तरुण रूपानी एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, विद नोट्स एंड विद एवरीथिंग।
So thank you students for watching the video till the end. Bye. See you in another video.